नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये तीर्थराज प्रयाग से है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है। इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, लेकिन उसका अपना एक क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र, यानी धार्मिक क्षेत्र है, जहां पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, जो संगम क्षेत्र है और जहां पे कुंभ मेला लगता है। उसी क्षेत्र को जो है तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और बाकी जिला जो है उसका नाम है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था कुछ साल पहले, बाद में प्रयागराज हो गया। तो आज की कहानी इसी प्रयागराज जिले से है। प्रयागराज का एक थाना है जिसका नाम है सोरांव, और इसी सोरांव थाना के अंतर्गत एक पुलिस चौकी है जिसका नाम है सिकंदरा, और इसी सिकंदरा पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दलीपुर गांव। और इसी दलीपुर गांव में एक नागेंद्र पटेल नाम का युवा रहा करता था अपने परिवार के साथ। परिवार में सब कोई, लेकिन पिता नहीं। वो उनका कुछ दिन पहले निधन हो चुका था। नाम था संतलाल, जो अब स्वर्गीय संतलाल हो चुके थे, संतलाल पटेल। तो ये जो नागेंद्र पटेल लड़का था ये काफी होनहार था, योग्य था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा, बढ़िया, सरकारी नौकरी के लिए जो है अपना मेहनत कर रहा था। तो ऐसे होनहार जब लड़के होते हैं घर में और शिक्षा दीक्षा सब कुछ उनका अच्छा होता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, सबको ऐसे लड़कों पे जो है गर्व होता है, और उनसे बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीदें जुड़ जाती हैं। तो जो परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, उन सभी को नागेंद्र पटेल पे गर्व था, और परिवार के लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी। तो नागेंद्र पटेल जो है मेहनत किया, और जो परिवार के लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरा उतरा। जिस क्षेत्र के लिए वो मेहनत कर रहा था, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी मिल गई उसे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में। वहीं पर प्रयागराज में जो सिंचाई विभाग का कार्यालय था, वहीं पर जो है जो बाबू होते हैं, क्लर्क कहते हैं, क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। यानी जैसी उसकी पढ़ाई लिखाई थी, जैसी तैयारी थी, गांव क्षेत्र का रहने वाला लड़का था, मिडिल क्लास परिवार का लड़का था, तो उस अनुसार, उसकी तैयारी के अनुसार से उसे नौकरी मिल जाती है, क्लर्क की, बाबू की नौकरी सिंचाई विभाग के कार्यालय में, वही प्रयागराज में। तो क्या होता है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए अगर कोई लड़का तैयारी करता है या लड़की तैयारी करती है, तो उसकी शादी का इंतजार करना पड़ता है। परिवार के लोग जो होते हैं वो इंतजार करते हैं कि जब ये सरकारी नौकरी कर लेगा उसके बाद इसकी शादी विवाह किया जाएगा। खासकर लड़कों में ज्यादा ऐसा होता है। बहुत लोग आते हैं शादी विवाह देखने के लिए, यानी वर की तलाश में आते हैं, लेकिन परिवार के लोग मना कर देते हैं। कभी कभार लड़के भी मना कर देते हैं शादी के लिए, क्योंकि उनका अपना एक टारगेट होता है कि जब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी उसके बाद ही शादी करेंगे। तो यही टारगेट नागेंद्र पटेल का भी था। पिताजी का निधन हो चुका था, परिवार में बाकी सब थे, तो शादी के लिए लोग आते थे लड़की वाले, लेकिन ये मना कर देता था क्योंकि इसका टारगेट था सरकारी नौकरी। तो यही कहता था कि जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद शादी करेंगे। तो इसीलिए परिवार के लोग भी दबाव नहीं बनाते थे कि चलो ठीक है, लड़का मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो आज नहीं कल नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद शादी हो जाएगी। तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी जो तलाशते हैं बच्चे, तो आजकल जो सरकारी नौकरी है इतना आसानी से नहीं मिलती है। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी सारे कंपटीशन अटेंड करने पड़ते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इन सारी चीजों में काफी समय बीत जाता है। यानी 26, 27 साल, 28 साल, 30 साल के बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद ही जब बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तभी नौकरी मिल पाती है। तो नागेंद्र पटेल के साथ ही ऐसा ही हुआ। नौकरी तो इसे मिल गई सिंचाई विभाग में, सरकारी नौकरी क्लर्क की, लेकिन उम्र करीब 28 साल के आसपास, और नौकरी का इंतजार था, इसीलिए शादी नहीं हुई थी। तो जब नौकरी मिल गई तो अपना परिवार के लोग पूछे कि भाई अब नौकरी मिल चुकी है तो शादी हो जाना चाहिए।
तो नागेंद्र भी कहता है ठीक है, हो जाएगी, अभी भी तो नौकरी मिली है। अब ऐसे ही लोग पूछते जा रहे थे और नागेंद्र इसी प्रकार का जवाब देता जा रहा था, क्योंकि उसे शादी तो करनी थी, नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब अच्छी जो है लड़की भी होना चाहिए, होनहार होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, तभी तो वो शादी करता। ऐसे किसी भी लड़की से शादी थोड़ी कर लेता। तो उसी के इंतजार में लग जाता है कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी फिर शादी करेंगे। अब धीरे धीरे इसी में समय आगे बढ़ने लगता है। इधर नागेंद्र जो है अपना ड्यूटी पे जाता है, यही गांव में रहता है। सुबह अपना ड्यूटी पे जाता है, दिन भर ड्यूटी करता है, शाम को फिर घर वापस आता है। अब महीना टू महीना सरकारी वेतन मिलता था, पैसे की कमी नहीं थी, घूमना टहलना भी होता है, बहुत सारे दोस्त यार होते हैं, उनके साथ भी घूमना टहलना। और इसी बीच जो है ड्यूटी करते हुए घूमते टहलते एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। नाम होता है गुंजन पटेल, उम्र करीब 26 साल के आसपास में, एवरेज पढ़ी लिखी वो भी होती है, लेकिन काफी खूबसूरत होती है। अब नागेंद्र पटेल का जो है गुंजन पटेल से जब मुलाकात हो जाती है तो पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और पसंद कर लेते हैं तो दोनों की पहले दोस्ती हो जाती है। दोस्ती की जब हो जाती है तो दोनों जो है जो मोबाइल नंबर होता है अपना अपना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब जो मोबाइल नंबर हो जाता है तो अपना फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप पे अपना चैटिंग शुरू हो जाती है, वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इसी तरीके से बातचीत करते 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 इनकी दोस्ती जो होती है वो प्रेम में बदल जाती है। अब गुंजन पटेल को जो है नागेंद्र पटेल से, और नागेंद्र पटेल को गुंजन पटेल से प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद होते हैं, दोनों पढ़े लिखे होते हैं। फर्क इतना होता है कि नागेंद्र पटेल जो है सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है, और जो गुंजन पटेल होती है उसे नौकरी नहीं मिलती है, एवरेज पढ़ाई लिखाई उसकी होती है, लेकिन दिखने में काफी खूबसूरत होती है। और जो गुंजन पटेल होती है ये वही जो सोराव थाना था, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सुजनीपुर गांव। सुजनीपुर गांव के रहने वाली थी, वो भी मिडिल क्लास परिवार की थी। परिवार में पिता को छोड़कर बाकी हर कोई जो है, पिता स्वर्गीय छेदीलाल पटेल, इनका कुछ दिन पहले निधन इनका भी हो चुका था, तो पिता गुंजन पटेल के भी नहीं थे, बाकी सब कोई था। एक भाई था जिसका नाम था दिग्विजय पटेल। तो इन्हीं लोगों के, यानी भाई के आश्रित ही जीवन व्यतीत कर रही थी, पिता नहीं थे, स्वर्गवासी हो चुके थे, कुछ दिन पहले निधन हो चुका था। दोनों को एक दूसरे से जब प्रेम हो जाता है तो पहले फोन पे बातचीत होती ही थी, अब धीरे धीरे मुलाकातों का जो है दौर भी शुरू हो जाता है। अपना कभी गुंजन जो है अपने गांव से बाहर आती है या मार्केट साइड में आती है तो यहाँ मेल मुलाकात, यानी पहले फोन पर आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं और एक समय और एक जगह सुनिश्चित कर लेते हैं, और फिर वहीं पर दोनों एक दूसरे से जाके मिलते हैं और वहीं अपना बातचीत होती है, बाकी जो भी रिलेशन वगैरह होना होता है होता रहता है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है, और उसके बाद में नागेंद्र और गुंजन, इन दोनों के बीच में एक अटूट प्रेम जैसा रिश्ता हो जाता है, और उसके बाद आगे की जिंदगी दोनों साथ में जीने का जो है कस्में खाते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं, यानी शादी विवाह करके साथ में जीने के लिए जो है एक दूसरे से वादा करते हैं। तो अभी तक जो रिलेशन था वो दो व्यक्तियों के बीच का था, यानी नागेंद्र और गुंजन पटेल के बीच। लेकिन शादी जो होती है ये दो व्यक्तियों का जो है मिल तो होता है, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां भी होती हैं। शादी जो है एक पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। दो लोगों का मिलन होता है, दो लोगों का संबंध होता है, ये बात सही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये पारिवारिक और सामाजिक संबंध भी होता है, इसमें पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। तो अभी तक क्या था कि नागेंद्र और गुंजन पटेल ये दोनों का आपसी संबंध प्रेम संबंध था, लेकिन अब जब इसे शादी में तब्दील करना था इस संबंध को, तो इसमें कई सारी जिम्मेदारियां जुड़ने वाली थी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। अब परिवार के बीच में जब इस संबंध को जोड़ के आना था, संबंध बनाना था, तो परिवार की सहमति भी जरूरी थी। तो जब शादी का एक दूसरे से वादा करते हैं तो फिर गुंजन पटेल और नागेंद्र पटेल ये दोनों अपने अपने परिवार में जाते हैं और शादी की बात करते हैं। गुंजन पटेल अपने परिवार में, पिता थे नहीं, भाई से, माँ भाभी जो थी परिवार में अन्य जन सभी से बातचीत करती है। तो गुंजन पटेल के परिजन जो होते हैं नागेंद्र पटेल के परिजनों को नहीं जानते हैं, नागेंद्र पटेल को भी नहीं जानते हैं।
और नागेंद्र पटेल जब अपने परिवार में गुंजन पटेल से शादी करने की बात करता है तो नागेंद्र पटेल के परिजन जो होते हैं वो भी गुंजन पटेल को या उनके परिजनों को नहीं जानते हैं। यानी नागेंद्र पटेल और गुंजन ये दोनों का जो है मुलाकात में जो है एक दूसरे को पसंद किए, एक दूसरे से प्रेम हो गया, रिलेशन हो गया, शादी के वादा कर लिए, बातचीत हो गई, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो अब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद किए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ऐसा चलन नहीं है, इतना एडवांस हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है। अभी ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी उसके परिजन ही देखते हैं, घर और वर उसके परिजन पसंद करते हैं और वहीं पर शादी विवाह करते हैं। लेकिन जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए तो यहाँ पर जो है दोनों के परिवार के लोग असहमति जताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये था कि दोनों की जो कास्ट थी, कास्ट का कोई इशू नहीं था। गुंजन भी पटेल थी, नागेंद्र भी पटेल था। दोनों के परिजन असहमति तो जताते हैं, लेकिन जब दोनों अपने अपने परिजनों को एक प्रेशर देते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, तो वो लोग मान जाते हैं कि चलो ठीक है, दोनों लड़का लड़की अपने जो है एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, एक दूसरे के साथ शादी विवाह करके रहना चाहते हैं। तो अच्छा, कास्ट जाति का भी कोई इशू नहीं है, दोनों पटेल हैं, तो परिवार वाले भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं है। अब गुंजन पटेल और नागेंद्र पटेल ये दोनों तो सहमत थे ही, प्रेमी प्रेमिका थे, शादी के लिए पहले ही बातचीत हो गई थी, सहमति हो गई थी। अब दोनों के परिवार वाले जो थे, जब वो भी सहमति दे देते हैं, उसके बाद ये लोग ज्यादा टीम झाम नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एक स्कीम चलाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम, यानी योजना, जिसमें सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। तो यहाँ प्रयागराज के सोराव इलाके में भी 15 दिसंबर 2023 को जो है मुख्यमंत्री का जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन था ये हुआ था। तो उसी में गुंजन पटेल और नागेंद्र पटेल भी अपने परिजनों के साथ में जो है शरीक हुए थे और उसी सामूहिक विवाह में जो है यह भी अपना विवाह कर लिए थे। इन लोगों का विवाह भी मुख्यमंत्री के उसी आयोजन में हो गया था। अब जब विवाह हो जाता है 15 दिसंबर को, उसके बाद जो गुंजन पटेल होती है ये अपने पति नागेंद्र पटेल, पहले बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, अब शादी के बाद ये पति हो चुका था, तो अपने पति नागेंद्र पटेल के साथ में ये सुजनीपुर गांव जाने के बजाय, यानी अपने मायके जाने के बजाय अब दलीपुर गांव आ जाती है अपने ससुराली जनों के साथ रहने के लिए। अब यहां पहुंच जाती है। जो गुंजन पटेल के परिजन होते हैं, भाई होते हैं दिग्विजय पटेल, ये सब जो बाकी लोग शादी विवाह में शरीक होने आए थे, ये अपना बेटी वहीं से विदा कर देते हैं और चुपचाप अपने गांव वापस चले जाते हैं यहाँ सुजनीपुर। लेकिन गुंजन पटेल ससुराल पहुंच जाती है। अब गुंजन पटेल जो है पति के साथ जब ससुराल पहुंचती है वहां रहने के लिए, ससुराली जनों के साथ रहने के लिए, तो वहां का जो माहौल होता है काफी खुशनुमा होता है। गुंजन पटेल भी खुश रहती है, जो नागेंद्र पटेल होता है वो भी खुश रहता है, क्योंकि नई नई उनकी शादी हुई थी, पहले प्रेमी प्रेमिका थे, अब पति पत्नी बने हैं। पहली बार दोनों के ऊपर जो है एक नई जिम्मेदारी आई थी, जो यानी पूरा जो माहौल था काफी खुशनुमा था, पारिवारिक माहौल भी। और गुंजन पटेल, नागेंद्र पटेल सब काफी खुश थे। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब बीत जाता है तो ये जो अपना नागेंद्र पटेल था ये सरकारी नौकरी करता था। शादी के बाद 1 दिन 2 दिन की छुट्टी उसे थी, मोहलत थी, तो उतना दिन जो है घर पे रहा और उसके बाद में फिर अपना ड्यूटी पे जाने लगा। अब ड्यूटी पे जैसा पहले जाता था वैसे ही फिर जाना शुरू कर दिया। सुबह अपना सो के उठना, नित्य क्रिया, अपना जो भी घर का काम काज होता है करने के बाद में एक समय पर अपना नाश्ता पानी करके टिफिन बांधकर अपना ड्यूटी पे चले जाना, दिन भर ड्यूटी करना, शाम को फिर घर पे वापस आना। ऐसे अपना रोज का जैसा पहले था फिर चालू हो गया। अंतर सिर्फ इतने था कि पहले परिवार के अन्य जन थे, परिवार में रहते थे घर पर, लेकिन अब उसकी पत्नी गुंजन पटेल भी साथ में रहने लगी थी। अब उसके ड्यूटी जाने के बाद उसके परिवार में उसकी पत्नी भी उसके आने का इंतजार करती थी। एक नया चीज जो है उसके परिवार में जुड़ चुका था। तो ये जब ड्यूटी पे जाने लगता है तो वहां से जो है दिन में 1 2 बार 3 बार 4 बार पत्नी को फोन करता है, गुंजन पटेल को। तो जब भी ये फोन करता है, गुंजन पटेल का जो मोबाइल नंबर होता है वो व्यस्त जाता है, बार बार बिजी जाता है, एंगेज जाता है, तो इग्नोर करता है। चलो हो सकता है
हम नहीं रहते हैं घर में, अकेली रहती है, नई नवेली दुल्हन है, अपने मायके फोन करती होगी या अपने किसी सहेली के साथ बातचीत करती होगी, यही सब सोच के जो है इग्नोर कर देता है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है। अब इसी तरीके से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बीत जाता है। तो आप सभी को पता होगा, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो या कोई भी इलाका हो, मंथरा और शकुनी हर जगह पाए जाते हैं। यानी लड़ाने भिड़ाने वाले, घर तोड़वाने वाले, संबंध तोड़वाने वाले हर जगह पाए जाते हैं। तो यहां पर भी थे, नागेंद्र पटेल के परिवार में आसपास में भी लोग थे। कुछ मंथरा और कुछ शकुनी जो है, नागेंद्र जो पटेल था, लड़का था, उसका कान भरना शुरू कर देते हैं। कान ये भरने लगते हैं, कहते हैं कि सरकारी नौकरी करते हो, अगर परिवार की सहमति से, परिवार से मिलजुल के अगर ठीक ठाक शादी विवाह करते तो 10-20 लाख 30 लाख तुम्हें दहेज मिलता। अब अपनी मर्जी से शादी तो कर लिए हो, कुछ नहीं मिला। एक लड़की जो है सेत मेत आके घर में बैठ गई है, घर की मालकिन बनकर, तुम्हारे वेतन की मालकिन बनकर, तुम्हारी मालकिन बनकर बैठ गई है सेत मेत में। और यही शादी अगर परिवार वालों की सहमति से करते तो 10-20 लाख 30 लाख रुपया दहेज मिलता। ऐसे जो है आसपास के लोग जो होते हैं, जो घर तोड़वाने वाले लोग होते हैं, ये अपना नागेंद्र का जो है कान भरने लगते हैं। तो कहा जाता है कि घिसते घिसते जो पत्थर होता है, पत्थर से भी आग निकल पड़ती है। नागेंद्र के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब आसपास के लोग, परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार जब बार बार यही दोहराने लगे और कान फूंकने लगे, तो नागेंद्र को भी लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं, इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है, तब जाके सरकारी नौकरी मिली है। दूसरी जगह कहीं शादी करता तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया दहेज मिलता, यहां कुछ नहीं मिला। वो भी सोचता है। तो वो जो है गुंजन पटेल से अब जो है वो दहेज की डिमांड करता है। कहता है शादी तो हो गई, पहले प्रेमी प्रेमिका थे, अब शादी हो गई तो अपने मायके से भी कुछ लेके आओ दहेज के रूप में, क्योंकि परिवार वाले दबाव बना रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह शादी करता तो दहेज मिलता। आपसे सहमति से शादी किए हैं, प्रेम संबंध के तहत शादी किए हैं, प्रेम विवाह किए हैं, तो कुछ नहीं मिला, तो परिवार वाले लोग जो है अब दबाव बना रहे हैं, तो कुछ दहेज के रूप में आप अपने मायके से लेके आइए। ये दबाव बनाने लगता है नागेंद्र पटेल अपनी पत्नी गुंजन पटेल पे। तो गुंजन पटेल क्या थी, वो खुद भी यानी एक मिडिल क्लास परिवार से थी, और दूसरा नंबर पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, निधन हो चुका था, थे नहीं, भाई के आश्रित वो पल रही थी। तो अब वो दहेज लाती तो कहां से लाती, कौन उसे दहेज देता। तो दहेज मायके से लाने में जो है असमर्थता जता देती है। अब जब वो इनकार कर देती है तो जो नागेंद्र पटेल होता है, धीरे धीरे नागेंद्र पटेल और गुंजन पटेल के बीच में, यानी शादी के मात्र 10-15 दिन के अंदर ही दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा विवाद शुरू हो जाता है। अब दहेज को लेकर जब झगड़ा फसाद शुरू होता है और दोनों से एक दूसरे से मनमुटाव होता है, तो जो नागेंद्र पटेल था, इसके जेहन में एक दूसरी बात और आ जाती है। जब वो ड्यूटी पे रहता था, वो पत्नी गुंजन पटेल को फोन करता था और उसका फोन बार बार बिजी जाता था, जो है एंगेज जाता था, तो वो इग्नोर कर देता था। उसे लगता था हो सकता है मायके में फोन की हो, नई नवेली जो है शादी हुई है, या किसी सहेली से बात करती हो, तो यही सब मन को समझाकर जो है इग्नोर कर देता था। लेकिन अब जब दहेज को लेकर झगड़ा विवाद शुरू हो गया पति पत्नी में, अब जब नागेंद्र पटेल उसके फोन करता था और जो है बिजी जाता था, एंगेज जाता था, तो धीरे धीरे इग्नोर करने के बजाय वो दिल पे लेने लगा, दिमाग पे लेने लगा, और उसे संदेह होने लगता है पत्नी गुंजन पटेल पे, यानी उसके चरित्र पे संदेह होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं ड्यूटी पे चला आता हूं तो ये घर में रहकर अपना किसी गैर मर्द से बातचीत करती हो, किसी अन्य के साथ में जो इसके अफेयर हो, प्रेम संबंध हो, जो मुझे जानकारी नहीं है या मुझसे छुपाती है। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा और पति जो नागेंद्र पटेल था, इसके अंदर पत्नी गुंजन पटेल के प्रति जो संदेह का भाव था, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यानी चरित्रहीनता का। उसे यह कन्फर्म हो गया कि पत्नी जो गुंजन पटेल हैं, इनका किसी गैर मर्द से साथ जो है बाहर इसके अफेयर हैं या संबंध हैं। तो अभी तक दहेज को लेकर विवाद होता था, लेकिन अब जो है, जो ये फोन पे बार बार वो एंगेज जाता था, फोन उसका बिजी जाता था,
और नागेंद्र पटेल के अंदर पत्नी गुंजन पटेल के प्रति जो संदेह का भाव हो गया था, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है। और फिर नागेंद्र पटेल एक दिन जो है पत्नी गुंजन पटेल को ले जाता है, उसके मायके छोड़कर चला आता है। तो शादी हो चुकी थी, पति पत्नी थे, पति भले गुस्से में जो है उसको मायके छोड़ाया था, लेकिन कोई तलाक नहीं हुआ था, डिवोर्स नहीं हुआ था, झगड़ा विवाद अवश्य होता था, मनमुटाव अवश्य हो गया था। अब छोड़ के चला तो आता है, उसके बावजूद फोन जो है करता है पत्नी को, यानी गुंजन पटेल को फोन करता है नागेंद्र पटेल। लेकिन फोन तो करता है, लेकिन जैसा पहले था वैसे है अभी भी। जब वो गुंजन पटेल शादी के बाद नागेंद्र के घर पे यानी अपने ससुराल में थी, तब भी नागेंद्र जब अपने ऑफिस से फोन करता था गुंजन पटेल को यानी पत्नी को, तो भी उसका नंबर जो है एंगेज जाता था, बिजी जाता था। अब जब उसे मायके छोड़ाया और फिर अपने घर से फोन करता है, ऑफिस से करता है, तो वहां पर भी फोन एंगेज और बिजी जाता है। अब जो नागेंद्र पटेल होता है, इसको कंफर्म हो जाता है कि गुंजन पटेल के किसी ना किसी गैर मर्द के साथ में इसके संबंध हैं, तभी इसका फोन जो है हमेशा बिजी जाता है। अब वो टेंशन में आ जाता है और उसके गलत विचार हो जाते हैं पत्नी के प्रति यानी गुंजन पटेल के प्रति, नागेंद्र पटेल के। उसे लगता है अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी गनीमत है, अभी ही इसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए, नहीं समय ज्यादा बीत जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और फिर नागेंद्र पटेल जो है उसका एक दोस्त था, जिगरी दोस्त, नागेंद्र पटेल का नाम था उमाशंकर पटेल। जो नागेंद्र पटेल और उमाशंकर पटेल दोनों जिगरी दोस्त होते हैं। तो नागेंद्र पटेल जो है जब पत्नी गुंजन पटेल के प्रति उसके गलत विचार आ जाते हैं, तो अपनी जिगरी दोस्त के पास जाता है, उमाशंकर पटेल के पास। तो वहां जाता है तो पत्नी से संबंधित जो सारी चीजें होती हैं, सारी बातें होती हैं बताता है, यानी संदेह का आधार जो होता है बताता है, कारण बताता है, चरित्रहीनता का जो संदेह जताता है, गैर मर्द के साथ पत्नी बात करती है ये बात बताता है। और इसी के साथ साथ में नागेंद्र पटेल अपने मित्र जो होता है उमाशंकर पटेल, इससे कहता है कि वो पत्नी गुंजन पटेल को रास्ते से हटाना चाहता है, और इसमें जो है वो उमाशंकर पटेल की मदद मांगता है। तो इसके लिए उमाशंकर पटेल जो है तैयार हो जाता है, मदद करने के लिए तैयार हो जाता है नागेंद्र पटेल का। अब जब उमाशंकर पटेल जो है तैयार हो जाता है अपने दोस्त नागेंद्र पटेल का साथ देने के लिए, पत्नी के रास्ते से हटाने के लिए यानी कत्ल करने में, तो उमाशंकर पटेल जो है अपने एक दूसरे दोस्त के पास लेके जाता है नागेंद्र पटेल को। उस दोस्त का नाम होता है पंकज यादव। अब पंकज यादव के पास जाता है तो नागेंद्र और उमाशंकर पंकज यादव से बात करते हैं और नागेंद्र के कार्य में जो है सहयोग मांगते हैं। तो पंकज यादव भी सहमत हो जाता है, सहयोग देने को राजी हो जाता है। उसके बाद पंकज यादव जो है एक बलराम यादव नाम के व्यक्ति के पास लेके जाता है, जो पंकज यादव का दोस्त होता है। अब वहां जब जाते हैं तो नागेंद्र पटेल जो है और ये जो पंकज यादव होता है, उमाशंकर पटेल होता है, ये बलराम यादव से मदद मांगता है यानी नागेंद्र पटेल के कार्य में। तो बलराम यादव भी तैयार हो जाता है, सहमति दे देता है। अब बलराम यादव जब सहमत हो जाता है तो बलराम यादव अपने दूसरे दोस्त के पास लेके जाता है, एक पांचवा व्यक्ति होता है उसके पास। उससे जो है चारों लोग मिलकर बात करते हैं और नागेंद्र पटेल की जो है मदद करने की बात करते हैं, सहयोग मांगते हैं। तो वो अन्य व्यक्ति यानी जो पांचवा व्यक्ति होता है वो भी तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है। अब ये पांचों लोग मिलकर जो है प्लान बनाते हैं नागेंद्र पटेल की पत्नी गुंजन पटेल को रास्ते से हटाने के लिए यानी कत्ल करने के लिए। अब प्लान तो ये लोग बनाते हैं, लेकिन इस प्लान में यह भी शामिल करते हैं कि कत्ल तो करना है, रास्ते से हटाना तो है, लेकिन कुछ ऐसा तरकीब ढूंढना है कि इसे हादसा दिखाया जा सके, कत्ल ना साबित होने पाए। कत्ल अगर साबित हो जाएगा या मालूम पड़ेगा तो पकड़ा जाने का खतरा रहेगा, लेकिन अगर हादसा जैसा बना दिया जाता है तो पकड़े जाने का खतरा खत्म हो जाएगा। अब यही प्लानिंग बनाते हैं और प्लान इनका बन भी जाता है और उसके बाद में सही समय का इंतजार करने लगते हैं और फिर सही समय भी आ जाता है। 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार आ जाता है। जो नागेंद्र पटेल होता है ये अपना दिन में जाता है, ड्यूटी करता है, शाम होती है वापस आता है, और फिर प्लान के अनुसार से वही सोराव इलाके में
एक जगह पर ये पांचों लोग इकट्ठा होते हैं। नागेंद्र पटेल, उमाशंकर पटेल, पंकज यादव, उमाशंकर अपना बलराम यादव, पंकज यादव और एक अन्य व्यक्ति और, ये पांच लोग इकट्ठा होते हैं और षड्यंत्र के अनुसार, प्लान के अनुसार एक बोलेरो बुक करवाते हैं और उसी बोलेरो गाड़ी से जो है ये लोग यहाँ जाते हैं। पांचों लोग वही शाम को 8 बजे के आसपास में जो नागेंद्र पटेल की ससुराल होती है सुजनीपुर गांव के जो है पास में पहुंचते हैं और वहीं पर गाड़ी रोक देते हैं बोलेरो। अब वहां जब गाड़ी रोक देते हैं तो जो नागेंद्र पटेल होता है ये अपनी पत्नी गुंजन पटेल को फोन करता है और फोन करके जो है वहां आने के लिए कहता है, मिलने के लिए कहता है। अब रात को करीब 8, साढ़े 8 बजे का समय था। गुंजन पटेल को जब जो है फोन जाता है और उसे लगता है कि उसका पति नागेंद्र जो है पटेल बुला रहा है, तो करे तो क्या करे। अब पति बुला रहा था, उसकी शादी हो चुकी थी, घर पर आने के लिए कहती है तो जो है नागेंद्र होता है इनकार कर देता है, कहता है नहीं तुम यहीं पे आओ और अकेली ही आना। अब गुंजन पटेल करे तो क्या करे, पति बुला रहा था। अब वो सोचती है ठीक है आ रही हूं और उसके बाद में जो परिवार के लोग होते हैं उनसे बताती है कि मैं अभी गांव के पास से ही थोड़ी देर में लौट के आ रही हूं, क्योंकि इनका नागेंद्र पटेल का यानी पति का नाम बताती है। तो सब लोग कह देते हैं ठीक है जाओ मिलके आओ जल्दी। अब गुंजन पटेल वहां चली जाती है, देखती है तो एक बोलेरो कार में जो है अपना नागेंद्र पटेल होते हैं, उनके साथ और 4 लोग होते हैं। उन चारों लोगों को गुंजन पटेल नहीं जानती है। अब जब ये पहुंचती है तो जो पति होता है नागेंद्र पटेल ये पत्नी गुंजन पटेल को भी उसी बोलेरो कार में बैठा लेते हैं गाड़ी में और वहां से लेके चल देते हैं। और वहां से लेके जब चलते हैं तो वहीं पर जो है एक जगह है, नहर है जिसका नाम है पसियापुर नहर। वहीं पसियापुर नहर पर लेके जाते हैं और बोलेरो गाड़ी वही नहर की पटरी पर एक जगह पे रोकते हैं। वहीं पर ये पांचों लोग उतरते हैं गाड़ी से, गुंजन पटेल को भी उतारते हैं और उसके बाद में नागेंद्र पटेल सहित ये जो 4-5 लोग होते हैं, जो टीम इनकी थी, ग्रुप था, ये सब मिलकर जो है पहले गुंजन पटेल को जमकर पिटाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद उसका गला घोंट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यानी गुंजन पटेल की, यानी जो नागेंद्र पटेल होती है उनकी पत्नी की, जो 15 दिसंबर 2023 को शादी हुई थी और मात्र 1 महीना जिस दिन पूरा हुआ था 15 जनवरी 2024, यानी जिस दिन 1 महीना पूरा हुआ था उसी दिन की ये बात है। शादी के 1 महीने बाद उसी दिन जो है जब गला घोंट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसी नहर की पटरी पर उसे लिटा देते हैं। और हादसा दिखाने के चक्कर में वो जो बोलेरो कार था, गाड़ी थी, वही बोलेरो गाड़ी जो है गुंजन पटेल की डेड बॉडी पे एक बार नहीं 2-3 बार जो है आगे पीछे करके चढ़ा देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और फरार होते समय जो नागेंद्र पटेल होता है, ये जो पत्नी गुंजन पटेल थी उनके पास जो उनका फोन था वो फोन ले लेते हैं और साथ में उनका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड भी लेके और वहीं से फरार हो जाते हैं। अब फरार हो जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं पत्नी का। अब इधर सुजनीपुर गांव जो गुंजन पटेल के परिजन थे, परिवार वालों से बता के आई थी कि उसके पति यानी नागेंद्र पटेल से मिलने जा रही है, थोड़ी देर में आ रही है। अब इधर करीब करीब घर से निकले इसे 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा बीत जाता है। अब परिवार के लोग जो है फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ बताता है। अब परिवार के लोग टेंशन में आ जाते हैं, खोजबीन में लग जाते हैं। अब आसपास गांव में खोजबीन करते हैं कि कहाँ जो है आए होंगे, कहाँ मेल मुलाकात होगी, काफी खोजबीन करते हैं लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे रात बीत जाती है, सुबह होती है 16 जनवरी 2024 मंगलवार। तो 16 जनवरी को सुबह के समय जो ये अपना नहर थी पसियापुर नहर, तो इसके आसपास जो गांव थे, गांव के लोग अपना सुबह सो के उठते हैं तो नहर की तरफ अपना घूमने टहलने आते हैं। तो यहाँ देखते हैं नहर की पटरी पर जो है एक तरफ जो है एक लड़की, युवा लड़की की जो है डेड बॉडी पड़ी होती है। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला था, ये खबर जो है, ये सूचना जो है कुछ ही देर में आगे की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है।
जो वहाँ 2-4-10 गांव होते हैं वहां फैल जाती है कि जो है अपना पसियापुर नहर के पटरी पे जो है एक लड़की की जो है डेड बॉडी पड़ी है, लाश मिली है। अब ये खबर जो है यहाँ अपना सुजनीपुर गांव भी पहुंचती है। तो यहाँ गुंजन पटेल के जो परिवार के लोग थे, भाई अपना दिग्विजय पटेल, ये सब जो परिवार के लोग थे सब खोजबीन में लगे थे, रात भर ढूंढे थे, कहीं नहीं मिली थी। अब सुबह जब पता चलता है कि जो है पसियापुर नहर पे जो है एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मिली है, तो जो परिवार के लोग होते हैं गुंजन पटेल के, उनको संदेह हो जाता है और वो लोग वहां से भागकर जो है यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं तो वाकई में गुंजन पटेल की डेड बॉडी होती है। अब जैसे ये देखते हैं तो जो भाई दिग्विजय पटेल होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, तुरंत उनके बीच में चीख पुकार मच जाती है। तुरंत वहां जो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, स्थानीय थाने को फोन करते हैं, सोराव को। सोराव थाना को जैसे ही सूचना मिलती है कि अपना पसियापुर नहर के पटरी पर जो है एक युवती की डेड बॉडी मिली है, तो कुछ ही देर में सोराव थाने की पुलिस की एक टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ मौके पर मुआयना करते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसकी जो है शिनाख्त करते हैं। शिनाख्त करते हैं तो पता चल जाता है गुंजन पटेल, क्योंकि परिवार के लोग भाई सब वहीं पर थे। और उसके बाद में पुलिस जो है घटना स्थल पे जो कागजी कार्रवाई होती है, पंचनामा वगैरह होता है, करने के बाद गुंजन पटेल की डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, उसके बाद जो गुंजन पटेल के भाई होते हैं दिग्विजय पटेल, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, चीख पुकार मचा के रखते हैं। अब पुलिस के समक्ष सीधा वो जो है, जो गुंजन पटेल का पति होता है नागेंद्र पटेल, यानी दिग्विजय पटेल का बहनोई, सीधा उसी पे आरोप लगा देते हैं और गुंजन पटेल के कत्ल का आरोप लगाते हैं। यानी जो पुलिस होती है उसे लगता है कि जो है हादसा है, लेकिन जो गुंजन पटेल के परिजन होते हैं, भाई होता है दिग्विजय, वो सीधा जो है गुंजन पटेल के पति जो नागेंद्र पटेल होता है उस पर आरोप लगाते हैं कि जो है मेरी बहन शाम को जो मिलने आई थी, उसी ने फोन करके बुलाया था और उसके बाद मेरी बहन वापस नहीं गई। यहाँ पर आज जो है इसकी डेड बॉडी मिली है, यानी इसका कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बहनोई नागेंद्र पटेल है और कोई नहीं है। और उसके बाद में जो है भाई दिग्विजय पटेल जो है सोराव थाने ही जाता है और वहां पर अपनी बहन गुंजन पटेल के जो हत्या हुई थी उस हत्या का जो है केस अपने बहनोई नागेंद्र पटेल पे दर्ज करवा देता है। और उसके बाद में पुलिस नागेंद्र पटेल की तलाश में जुट जाती है। तो 16 जनवरी 2024 को, यानी मंगलवार का दिन था, उसी दिन गुंजन पटेल की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। उसी दिन जो है डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। गुंजन पटेल के जो भाई होते हैं दिग्विजय पटेल, उसी दिन जो है FIR दर्ज करवाते हैं, अपने बहनोई पे केस दर्ज करवाते हैं और पुलिस उसी दिन से अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। नागेंद्र पटेल को जो है तलाश शुरू कर देती है और फिर 16 जो है जनवरी से 17 जनवरी आ जाती है। 18, 19, 20 जनवरी को जो है पुलिस की जांच पड़ताल जारी रहती है। नागेंद्र पटेल की जो है तलाश जारी रहती है और फिर 21 जो है जनवरी दिन संडे यानी रविवार को वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है बनकेसरी हाईवे अंडरपास। यहीं पर जो है जो नागेंद्र पटेल होते हैं वो और नागेंद्र पटेल का जो जिगरी दोस्त होता है उमाशंकर पटेल, जो इस घटना में शामिल था, इन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद इन्हें लेके सोराव थाने आती है और यहाँ जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो इनके साथ 3 लोग और शामिल होते हैं, एक पंकज यादव, एक बलराम यादव और एक जो 5वां व्यक्ति और होता है जो है उसका नाम जो है बताते हैं पुलिस को। और उसके बाद में पुलिस जो है इन दोनों को, नागेंद्र पटेल और उमाशंकर पटेल को, वहाँ स्थानीय न्यायालय में पेश करती है और न्यायालय से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस जो अन्य 3 लोग फरार होते हैं उनकी तलाश में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।